शिक्षा से हर लड़ाई लड़ी जा सकती है। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिससे आप दुनिया को बदल सकते हैं। दोस्तों नमस्कार। भारत रत्न से सम्मानित भारतीय इतिहास के वे महानायक हैं जिन्होंने न केवल आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई बल्कि सदियों से शोषित और वंचित समाज को आत्मसम्मान के साथ जीने का मार्ग भी दिखाया और महिलाओं को संपत्ति और तलाक के अधिकार दिलाने की वकालत की। उनका मानना था कि शिक्षा ही वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वह दहाड़ेगा। इनके जीवन इस बात का प्रमाण है कि यदि इच्छा शक्ति प्रबल हो हमारा तो विपरीत परिस्थितियां भी व्यक्ति को महान बनने से नहीं रोक सकती। उनका नारा था शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। वे केवल दलितों के नेता नहीं थे बल्कि संपूर्ण मानवता व आधुनिक भारत के निर्माता थे जो अपना पूरा जीवन जातिवाद के उन्मूलन के लिए समर्पित कर दिया। मैं किसकी बात कर रहा हूँ आप लोग जान ही गए होंगे कौन है। जी हाँ दोस्तों, उन्हें भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आगे मैं आपको बताऊंगा अंबेडकर क्यों कहा जाता है और उसके बाद में कैसे वह उस कठिन परिस्थितियों से निकलकर भारत के राष्ट्र निर्माता बन गए, कैसे उनका उस दर्जे में नाम लिए जाने लगा जिसमें सिर्फ ऊंचे कुल के लोगों का नाम लिया जाता था। डॉक्टर अंबेडकर साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। इनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल था और माता का नाम भीमाबाई सकपाल था। इनका जन्म स्थान महू जिला इंदौर में हुआ था जो मध्य प्रदेश में है। महू उस समय एक सैन्य छावनी थी जो कैंटोनमेंट थी। इनकी माता एक धार्मिक सरल और संस्कारी महिला थी। बचपन में डॉक्टर अंबेडकर जी ने अपनी माता को खो दिया लेकिन उनके संस्कारों का प्रभाव जीवन भर रहा। भीमाबाई का देहांत तब हुआ जब अंबेडकर जी 6 वर्ष के थे। इनके पिता ब्रिटिश भारतीय सेना में सूबेदार पद पर कार्यरत थे। पिता शिक्षा को बहुत महत्व देते थे, इसी कारण कठिन परिस्थितियों के बावजूद भी उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया। रामजी मालोजी सकपाल कबीरपंथ के अनुयायी थे और सामाजिक सुधार में विचार रखते थे। डॉक्टर अंबेडकर जी अपने माता पिता के 14वें संतान में से एक थे लेकिन उस समय शिशु मृत्यु दर अधिक होने के कारण केवल कुछ ही जीवित रहे। जीवित भाई बहन थे बाला सकपाल और आनंदराव सकपाल। भीमराव अंबेडकर स्वयं 14वीं संतान थे। 2 बहनें थीं, पहली बहन तुलसाबाई और दूसरी मारीबाई थी। डॉक्टर अंबेडकर जी अपने भाइयों में सबसे छोटे थे। उन्होंने 2 शादियां की थी। पहली शादी वर्ष 1906 में की। उनकी पत्नी रमाबाई अंबेडकर थी। इन्होंने अंबेडकर जी के साथ संघर्ष की शुरुआत की, कठिन परिस्थितियों में पूरा साथ दिया। रमाबाई जी का निधन 1935 में हुआ था। निधन के कुछ वर्षों बाद दूसरी शादी सन 1948 में स्वतंत्रता के बाद हुई। पत्नी यह ब्राह्मण थी डॉक्टर शारदा। बाद में इनको सविता अंबेडकर कहा जाने लगा। वे पेशे से डॉक्टर थी और अंबेडकर जी के अंतिम वर्षों में उनकी देखभाल की। अंबेडकर जी का जन्म महार जाति में हुआ था। उस समय अछूत माना जाता था। बचपन से ही उन्हें छुआछूत, अपमान और भेदभाव का सामना करना पड़ा। यही कष्ट उनके जीवन को समाज सुधार, समानता और न्याय की दिशा में ले गई। माता पिता के संस्कार, शिक्षा के प्रति पिता का लगाव और बचपन से संघर्षों ने ही डॉक्टर अंबेडकर को भारत का संविधान निर्माता व महान समाज सेवक सुधारक थे। वैसे तो कई लोगों का नाम आता है दोस्तों, लेकिन जहां स्कूल में अन्य बच्चों के साथ नहीं बैठने दिया जाता था, अलग व पीछे जमीन पर बैठना पड़ता था। मास्टर की भी रवैया उनके प्रति सही नहीं था। उन्हें स्कूल के सार्वजनिक मटके को छूना और पानी पीने की अनुमति नहीं थी। जब चपरासी ऊपर से उनके हाथों पर पानी गिराता था तभी पानी पीने के लिए मिलता था। जिस दिन चपरासी नहीं आता था उस दिन पानी पीने के लिए अनुमति नहीं थी। सोचिए दोस्तों, 7-8 साल के बच्चे, पूरा दिन पानी नहीं मिलता था। अपने पिता से स्कूल की सारी बातें बताई। बोले अब स्कूल नहीं जाएंगे। पिता ने उनको समझाई, यही तुम्हें बदलना है, तुम यह कर सकते हो। यही परिस्थितियाँ उनके जीवन में सबसे बड़ा बदलाव लाया। इन अपमानों के बावजूद भीमराव ने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी। उनके पिता ने उन्हें हमेशा शिक्षित होने के लिए प्रेरित किया करते थे। उनके एक ब्राह्मण शिक्षक कृष्ण केशव अंबेडकर उनसे बहुत स्नेह करते थे। समाज में भेदभाव के नज़रिए से नहीं देखा जाए, इसलिए भीमराव को अपना उपनाम अंबेडकर दिया। अपने घर पे कभी कभी बुलाकर खाना भी खिलाते थे। डॉक्टर अंबेडकर की शैक्षिक यात्रा अद्भुत रही। वे अपनी पीढ़ी के सबसे शिक्षित भारतीय में से एक थे। बम्बई विश्वविद्यालय 1907 में उन्होंने मैट्रिक पास किया, जो उस समय महार समुदाय के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। उसके बाद उन्होंने एल्फिंस्टन में एडमिशन लिया, शास्त्र और राजनीति विज्ञान में स्नातक किया। इनकी काबिलियत देखकर समाज सेवी व लेखक दादा केलुस्कर ने बड़ौदा के महाराजा सरायजीराव गायकवाड़ से विदेश में पढ़ाने की सिफारिश की और बड़ौदा के राजा ने छात्रवृत्ति की मदद से 1913 में अमेरिका गए।
वहाँ उन्होंने MA और PhD की उपाधि प्राप्त की। कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका से 4 साल बाद जून 1917 में वापस इंडिया आए। राजा गायकवाड़ के यहाँ गए नौकरी के लिए। अंबेडकर पढ़े लिखे थे, इसलिए सेना के सैन्य सचिव बना दिए गए, लेकिन रहने के लिए घर नहीं मिला क्योंकि जाति पूछते थे। कई रातें खुले में बाहर कहीं कहीं लेट कर गुजारे। यही नहीं, दफ्तर में सैन्य सचिव का पद होते हुए भी बेइज्जती का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि ऊंची जाति के फाइल देने वाले थे। उनको लगता था ये हमें कैसे नीची जाति का होकर आर्डर दे रहा है। उनके साथ बार बार दुर्व्यवहार होने के कारण ज़्यादा दिन तक गायकवाड़ के यहाँ नौकरी नहीं किए, क्योंकि उनको चुभता था जो 20 साल पहले हमारे प्रति घृणा थी, आज भी समाज में वही स्थिति है, उनको यही बदलना था। उन्होंने फिर लंदन से स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स MSc DSc की पढ़ाई की और बैरिस्टर लॉ की डिग्री ली। उन्होंने अर्थशास्त्र में जटिल सिद्धांतों की तरह अर्थव्यवस्था की बारीकियों को समझा और द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी पर अपना शोध प्रस्तुत किया। कहा जाता है कि इनके पास 32 डिग्रियां थी। उसके बाद उन्होंने भारत लौटने पर अपना पूरा जीवन जातिवाद के उन्मूलन के लिए समर्पित कर दिया। बहिष्कृत हितकारी सभा की 1924 में उन्होंने इस संस्था की स्थापना की, जिसका नारा था शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। महार सत्याग्रह, जो 1927 में चकवार तालाब के अछूतों को पानी पीने का अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने यह ऐतिहासिक आंदोलन किया। उन्होंने सार्वजनिक रूप से मनुस्मृति पुस्तक का दहन किया, जो उनके अनुसार भेदभाव का प्रतीक थी। कालाराम मंदिर का आंदोलन 1930 को नासिक में दलितों को मंदिर प्रवेश के लिए उन्होंने अहिंसक संघर्ष किया। उनके बाद लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन जो 1930 में आयोजित हुआ था, उसमें भाग लिया और दलितों के लिए पृथक निर्वाचिका की मांग की। उनका मूल उद्देश्य था राजनीतिक अधिकारों के बिना सामाजिक समानता असंभव है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ, उसमें अलग निर्वाचन मंडल, आरक्षण, संवैधानिक शिक्षा की जोरदार मांग की। हमें दया नहीं, अधिकार चाहिए। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में उन्होंने दलितों के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व, शिक्षा और नौकरी में अवसर, संवैधानिक संरक्षण की मांग दोहराई। इस सम्मेलन में बहुत कम नेता शामिल हुए, इसलिए इसका प्रभाव सीमित रहा। तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में ही हुआ था। 1932 में गांधी जी इसके विरुद्ध अनशन पर बैठ गए कि दलितों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व, शिक्षा और नौकरी के अवसर व संवैधानिक संरक्षण न मिले। अंततः अम्बेडकर और गांधी के बीच समझौता हुआ, जिसे पुनः पैक्ट भी कहा जाता है। इसके तहत दलितों के लिए विधानसभाओं में सीटें आरक्षित की गई। उन्होंने 1936 में ईस्ट इंडिया लेबर पार्टी की स्थापना की। मजदूरों के अधिकारों की लड़ाई लड़ी, जैसे 8 घंटे का काम का नियम बनाए। 15 अगस्त 1947 आज़ादी के बाद डॉक्टर अंबेडकर को भारत का पहला मंत्री बनाया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन्हें संविधान मसौदा समिति ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष चुना गया। इनकी अध्यक्षता में बनी प्रारूप समिति ने इस ऐतिहासिक कार्य को पूरा किया। उन्होंने दुनिया के विभिन्न संविधानों का अध्ययन किया और भारत के लिए एक ऐसा दस्तावेज तैयार किया जो उनका मुख्य उद्देश्य था समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, सामाजिक न्याय आदि। विधानसभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई। नई दिल्ली से सेंट्रल हॉल काउंसिलिंग हाउस में भारत की संविधान सभा की पहली बैठक हुई। इस दिन कई ऐतिहासिक घटनाएं हुई, जैसे बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने ही संविधान सभा के अस्थायी प्रोविजनल अध्यक्ष बने, जो कि कुल 1989 सदस्यों में से लगभग 211 सदस्य उपस्थित थे। मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया क्योंकि वह अलग पाकिस्तान की मांग कर रहे थे। सभा का उद्देश्य स्पष्ट हुआ कि भारत के लिए स्वतंत्र संविधान बनाने का संकल्प व्यक्त किया गया। यह स्पष्ट किया गया कि संविधान जनता की इच्छाओं के अनुसार होगा। औपचारिक कार्यवाही आगे की बैठकों की रूपरेखा तय की गई। यह दिन भारत के संवैधानिक इतिहास की नींव माना जाता है। 11 दिसंबर 1946 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। संविधान निर्माता में से साथ साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। दोनों मिलकर भारत के संविधान को अंतिम रूप देने में अहम भूमिका निभाई। 13 दिसंबर 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। 29 अगस्त 1947 प्रारूप समिति बनी, जिसमें कुल 7 सदस्य थे। इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जिसकी शुरुआत 9 दिसंबर 1946 में की गई, जो संविधान पूर्ण हुआ 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान लिखने में कुल समय लगे 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, यानी 1082 दिन लगा, जो दुनिया का ऐतिहासिक सबसे बड़ा लिखित संविधान था। 2 महीने बाद 26 नवंबर 1949 संविधान अपनाया गया, जो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। संविधान की मुख्य विशेषता की संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गैर राज्य, मौलिक अधिकार,
जिसमें अनुच्छेद 12 व 35 में डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान का आत्मा कहा। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, दूसरा संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 32 को अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा व हृदय कहा। अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता को अपराध घोषित किया गया। सामाजिक न्याय और आरक्षण, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था दी गई, जिसमें SC का आरक्षण 15%, ST का आरक्षण 7.5% 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ और OBC के आरक्षण के लिए 1993 को आरक्षण 27% लागू हुआ और जनरल कैटेगरी के लिए आरक्षण संविधान का 103वां संशोधन, जनरल कैटेगरी के गरीब वर्गों के लिए आरक्षण 10% 14 जनवरी 2019 में लागू किया गया। डॉक्टर अंबेडकर जी ने कई देश की संविधान से प्रेरणा ली, ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली, अमेरिका से मौलिक अधिकार, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व, कनाडा से संघीय व्यवस्था। अंबेडकर जी का कहना था, जो बहुत प्रसिद्ध भी है, संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो वह असफल हो जाएगा। संविधान शोषित, वंचित और कमजोर वर्गों को सम्मान, अधिकार और न्याय दिलाने का माध्यम है, जो किसी भी जाति वर्ग का हो। प्रत्येक नागरिक को समानता का अधिकार है। छुआछूत को कानूनी रूप से समाप्त करें, महिलाओं और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करें। नारी शक्ति के लिए उन्होंने हिंदू कोड बिल के माध्यम से महिलाओं को संपत्ति और तलाक के अधिकार दिलाने की वकालत की। आर्थिक सुधार के लिए भारतीय रिजर्व बैंक RBI की स्थापना के विचार उनके पुस्तक में ही प्रेरित है। उनका मानना था कि शिक्षा वह सैन्य का दूध है, जो पिएगा वह दहाड़ेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन इस बात से प्रमाण है कि यदि इच्छा शक्ति प्रबल हो तो विपरीत परिस्थितियां भी हो व्यक्ति को महान बनने से नहीं रोक सकती। वे केवल दलितों के नेता नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता और आधुनिक भारत के निर्माता थे। डॉक्टर अंबेडकर न केवल दलितों के मसीहा थे बल्कि वे भारत के सबसे बड़े नारीवादी विचारक भी थे। उनका मानना था कि मैं किसी समाज की प्रगति का मानक उस समाज की महिलाओं ने जो प्रगति की हो। महिलाओं को समान अधिकार दिलाने के लिए उनका सबसे बड़ा संघर्ष हिंदू कोड बिल था। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। हिंदू कोड बिल क्या है? भारत की आज़ादी के बाद पहले कानून मंत्री के रूप में डॉक्टर अंबेडकर ने पारंपरिक हिंदू कानूनों के में सुधार लिए एक बिल तैयार किया। इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को उन बंधनों से मुक्त कराना था जो सदियों से उन पर थोपे गए थे। इस बिल की मुख्य बातें भी थी, क्या आइए जानते हैं। जिसमें था संपत्ति का अधिकार, महिलाओं को पिता और पति के संपत्ति का समान हिस्सा देना, बहुविवाह पर रोक और पुरुषों को एक से अधिक पत्नी रखने पर रोक लगाना और एक विवाह का नियम लागू करना, महिलाओं को बच्चा गोद लेने का स्वतंत्र अधिकार देना, जाति बंधन तोड़ना, अंतरजातीय विवाहों को कानून मान्यता देना। जब अंबेडकर जी ने 1951 में संसद में यह बिल पेश किया तो उन्हें भयंकर विरोध झेलना पड़ा। संसद के भीतर और बाहर उनके पुतले जलाए गए। यहाँ तक कि तत्कालीन सरकार के भीतर कई लोग इस बिल के पक्ष में नहीं थे। डॉक्टर साहब ने इस बिल को लेकर इतने गंभीर थे कि जब जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी, भारी विरोध के कारण इस बिल को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। तो बाबा साहब ने नाराज होकर सितंबर 1951 में कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिए। उनका इस्तीफा इस बात का प्रमाण है कि वे महिलाओं के अधिकारों के लिए अपनी कुर्सी भी छोड़ दी। शुरू में पूरा बिल पास नहीं हो सका, लेकिन 1952 में चुनाव के बाद इसे 4 अलग अलग हिस्सों में पारित किया गया। आज भारतीय महिलाओं को जो भी कानूनी अधिकार मिला है, अंबेडकर ने ही इसका नींव रखी। 1942 में जब वे वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में श्रम मंत्री थे, तब उन्होंने महिलाओं के लिए मैनेटरी लीव कानून बनवाया। समान कार्य समान वेतन किया। उन्होंने कोयला खदानों और कारखानों में काम करने वाली महिलाओं के लिए पुरुषों के बराबर वेतन दिलाने का नियम बनाया। उनका मानना था कि हिंदू धर्म के भीतर रहते हुए दलितों की कभी पूर्ण समानता नहीं मिल सकती। तो उन्होंने 1935 में घोषणा की कि मैं हिंदू पैदा हुआ था, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं। कई धर्मों का गहन अध्ययन करने के बाद सन 1950 में अंबेडकर जी ने श्रीलंका गए। वहाँ उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं के विद्वानों से मुलाकात की, त्रिपिटक, बौद्ध दर्शन और संघ व्यवस्था का गहन अध्ययन किया। यही नहीं, उन्हें भारत के नवयान बौद्ध धर्म की रूपरेखा और स्पष्ट करने की प्रेरणा मिली। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में उन्होंने अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। उन्होंने 22 प्रतिज्ञा ली जो अंधविश्वासों के त्याग और मानवता के मार्ग पर आधारित थी। कई सारी पुस्तकें भी लिखे अपने जीवन में। 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में उनका निधन हो गया। मरणोपरांत 1990 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ऐसे महानायक को सत सत नमन।